हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादव, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफिक प्रेजेंटेशन को, जिसमें ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं कि जो लाइन ग्राफ्स हमारे बनते हैं उसको कैसे बनाना है और हिस्टोग्राम्स को कैसे बनाना है। हिस्टोग्राम में भी दो सिनारियोस हमने देखे थे, एक था हमारे पास इक्वल क्लास इंटरवल्स और एक थे हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। इक्वल क्लास इंटरवल्स बना तो बिल्कुल मक्खन जैसा काम था, बार ग्राफ जैसे बन जाते थे। लेकिन अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के केस में हिस्टोग्राम कैसे बनता है, और ऐसा वाला ही क्वेश्चन आएगा। मक्खन क्वेश्चंस नहीं आने वाले, हो सकता है कि एक आध स्कूल में आ जाए, लेकिन मैक्सिमम अगर कोई चैलेंजिंग कोई पेपर बनाना चाहता है आपके लिए, तो वो हिस्टोग्राम के केस में तो डेफिनेटली अनइक्वल क्लास इंटरवल्स वाला सिनेरियो ही देखेगा। बिकॉज उसमें कुछ फॉर्मुलेस भी हैं, कुछ तरीके भी जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आपने वो वाला सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार उसको जल्दी से देख लीजिएगा आप, क्योंकि हिस्टोग्राम्स को मैंने कोशिश करा है कि आपको बहुत अच्छे से उसमें मैं एक्सप्लेन करूँ। कोई भी डाउट हो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं कि और कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आज फिनिश करना है, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओगिव कर्व्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। राइट स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ यू टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग कवर करते हैं वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स की जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। फाइन, तो इसी चीज़ को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं आज की सेशन में। राइट, तो क्योंकि जब लोग डिस्कस कर रहे थे ये पूरे चैप्टर के बारे में, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं, हमने देखा कि आप इसको रिटन फॉर्म में या टेक्सचुअल फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हो डेटा को, या आप टेबल्स यूज़ कर सकते हो, आप डायग्राम्स यूज़ कर सकते हो, और उसी डायग्राम्स के साथ इन्फॉर्मेशन ऐड करके अगर आप उसको और भी अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए जा सकते हो। अब ग्राफिक में भी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, जैसे कि फ्रीक्वेंसी कर्व वाला पढ़ा, अभी फ्रीक्वेंसी वाला ही हमारा चल रहा है ना। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, टाइम सीरीज अलग है। तो फ्रीक्वेंसी वाले में भी हमने देखा कि आप लाइन ग्राफ्स बना सकते हो, आप हिस्टोग्राम्स बना सकते हो, आप ओगिव कर्व का यूज़ कर सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी बना सकते हो, साथ में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व भी बना सकते हो। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज़ का सरदर्द रहता है, वो है उसके टाइप्स को स्टडी करना, उसके टाइप्स के नाम को याद रखना। सो दैट इज़ वाई उस सिनेरियो में स्टूडेंट्स आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू पे अटेंशन। राइट, तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगॉन। आप सभी को पता है, मैथ्स में आप लोग पढ़ते थे एक एक्सा शेप बनाना, जिसमें आप एक क्लोज्ड शेप बना रहे हो थ्रू स्ट्रेट लाइंस, उसको हम लोग क्या बोलते थे, पॉलीगॉन बोलते थे। उसका 5 साइड 6 साइड्स ऐसे करके बहुत सारे बनते थे, याद आ रहा है, ऑक्टागॉन, पेंटागॉन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते थे। सो अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अनदर वे टू शो अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ ग्राफ, यानी ग्राफ पे ही बात करें बिकॉज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। So in addition to being an alternate for the histogram, the frequency polygon is also an outcome of the histogram. तो जैसे कि आपको पता है, अभी हमने इससे पहले वाले सिनेरियो में देखा कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है। अब हिस्टोग्राम में भी अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको फिर से ब्रीफिंग कर दूं कि हिस्टोग्राम क्या होता है। देखो, हिस्टोग्राम तो पहले तो दो सिनेरियोस में बनता है। हिस्टोग्राम सिर्फ और सिर्फ, पहले चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, ये सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज में ही बनता है। ये सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज में बनेगा। जो बार ग्राफ है हमारा वो डिस्क्रीट सीरीज में ही बन जाता था, लेकिन जो हिस्टोग्राम है उसकी खासियत ये है कि सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज में बनेगा। इसके दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक है मेरे पास जब इक्वल क्लास इंटरवल्स हो, ठीक है, और एक है मेरे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। ठीक है, एक है मेरे पास इक्वल क्लास इंटरवल्स और एक है मेरे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। तो देखो, जब हम बात करते हैं इक्वल क्लास इंटरवल्स की, तो लेंथ तो मुझे पता है कि लेंथ तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं ये मेरे उससे रिलेटेड रहती है कि मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, और विथ इस वाले केस में रहती है बिल्कुल इक्वल। जब हम लोग बात करते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल्स की भी, तो यहाँ पे भी जो लेंथ है ये बिल्कुल आपके फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड रहती है, लेकिन जो आपकी विड्थ है यू हैव टू मेक इट इक्वल।
ठीक है, अब इससे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ ये मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। अब जैसे ये क्लास इंटरवल्स होते हैं हमारे पास, एक रहता है भाई 10 से हो गया 20, 20 से हो गया 30, 30 से हो गया 40 एंड 40 से हो गया 50। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि क्लास इंटरवल बहुत इक्वल है। एक और सिनेरियो है मेरे पास 10 से लेके 20, 20 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 टू लेके 70। यहाँ पे अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं कि कभी 10 का डिफरेंस है, कभी 20 का डिफरेंस है। तो मुझे हिस्टोग्राम अगर बनाना है तो मुझे इसमें एडजस्टमेंट्स करने रहेंगे। एडजस्टमेंट्स भी दो तरीके से हो सकते हैं। पहला हमारा क्या करना रहेगा, आपको एडजस्टमेंट फैक्टर, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। जब एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट हो जाता है तभी जाके आप फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास डेंसिटी है इसको बना सकते हो। तो इसलिए आपको क्या ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि जब तक हम एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं निकाल लेते हम लोग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को नहीं निकाल सकते। इसलिए हिस्टोग्राम को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लास्ट सेशन में बहुत डिटेल में कवर किया है। ठीक है, ये वाले पार्ट का तो आप स्क्रीनशॉट ले ही सकते हो, ये तो ईजी है, ये तो हमने तभी आपको पढ़ाया ही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि अभी हिस्टोग्राम से कनेक्ट करके ही हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में बात करने वाले हैं। सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंटर रिलेटेड, राइट? क्लियर? तो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया a frequency polygon is another way to show a frequency distribution on the graph, and in addition to being an alternative for the histogram, the frequency polygon is also an outcome of the histogram. While comparing the two or more frequency distributions, a frequency polygon is more suitable than using a histogram. अब आप बोलोगे मैम हिस्टोग्राम से ही बनता है, लेकिन अगर हम बात करें, अगर मेरे को 2 या 3 से ज़्यादा या 2 या 3 या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करना है तो उस केस में पॉलीगॉन बनाना बेटर रहता है। So polygons can be constructed for both discrete and continuous series. अब हिस्टोग्राम के केस में क्या सिनेरियो था कि ये सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज पे ही चलेगा, लेकिन पॉलीगॉन में ये चीज़ अच्छी है कि ये बिल्कुल दोनों के लिए चलेगा, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज हो। फॉर बोथ द सीरीज पॉलीगॉन्स विल वर्क, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? नाउ हाउ टू ड्रॉ। पहला क्या है हमारे पास, डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज मतलब हमारे पास क्लास इंटरवल्स नहीं रहते, एक्स की वैल्यू गिवन रहती है, यानी जो सीरीज है ना, वो गिवन रहेगी, प्लस आपको फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है, तो वो मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज हो जाती है। जब हम लोग बात करें द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन द केस ऑफ अ डिस्क्रीट सीरीज आर: write the values of the given variable, say x on the x-axis and the corresponding response frequencies on the y-axis. मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था, जब हम कोई भी चीज़ बना रहे हो, ठीक है, थ्रू आउट स्टैटिस्टिक्स, जब भी फ्रीक्वेंसीज को हमें लिखना हो या ग्राफ में मार्क करना हो, वो हमेशा आपके वाई एक्सिस पे ही आएगी। फिर उसके अपोजिट जो भी हो आप उसको एक्स एक्सिस पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Now draw a straight line connecting the points of the various frequencies. अब आप बोलोगे मैम ये क्या है? So we are going to study, so don't worry, right? So extend the figure to the baseline at both the ends by connecting the extreme points to the two hypothetical values of the variable and both which are assumed to have zero frequency. अब बोलोगे मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। So don't worry, we have a question for you. सबसे पहले क्या है, the following data shows the number of shops on 70 streets in a city. कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द सेम। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ शॉप्स कितने गिवन है, मुझे 1 2 3 4 5 6 गिवन है। ये मेरे पास एक तरीके से सीरीज है। कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज है। उसके अपोजिट मुझे क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसीज गिवन है। फ्रीक्वेंसीज हमेशा कहाँ आते हैं? वाई एक्सिस पे आते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मेरे पास किसकी है? 25 की है, तो हम 5 का गैप लेके भी बना सकते हैं, राइट? तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने हमेशा आपको ये चीज़ बोली है कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे आपको ये जो मार्किंग्स हैं ये ध्यान रखनी है कि आप ये नीचे क्या लिख रहे हैं, इसके बिना आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले। स्केल का लिखना बहुत ज़रूरी है कि जो 1 बॉक्स होता है ग्राफ में, जो 1 सेंटीमीटर का है, उसको आप क्या मान रहे हो? आप उसको एक शॉप मान रहे हो, 2 शॉप मान रहे हो बिकॉज क्वेश्चन में शॉप्स की बात करी गई है, या आप उसको मान रहे हो कि मेरे पास कितना स्ट्रीट्स का उसमें बात हो रही है। तो नंबर ऑफ स्ट्रीट्स, अब जब भी देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे पता चलता है? नंबर से। नंबर ऑफ स्ट्रीट्स का मतलब क्या है? कोई कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट?
सो नंबर ऑफ स्ट्रीट्स मेरे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ शॉप्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है यहाँ पे कि एक शॉप पे 8 है ना। सो नंबर ऑफ शॉप्स एंड नंबर ऑफ स्ट्रीट्स, सो लेट्स सी। तो 1 पे कितना है मेरे पास, एक स्ट्रीट पे, एक गली में कितने शॉप्स हैं, 8 हैं। दूसरी गली में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रीट्स अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कितना है 14, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई 14। ऐसे सिमिलरली आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉ करते चले जाना है। तो जब आपके पास एक टोटल सिनेरियो आएगा तो आपका इसको कनेक्ट कर देना है। अब जैसे कि क्या होता था ना, पहले बार ग्राफ में क्या होता था, हम ये बना देते थे, ऐसे बना दिया कि सेकंड वाला यहाँ तक है तो यहाँ तक बनेगा, तीसरा वाला यहाँ तक है तो यहाँ तक बनेगा। जब हम पॉलीगॉन्स की बात करते हैं ना, तो हम लोग एक याद रखना, पॉलीगॉन का मतलब ही रहता है ये क्लोज फिगर रहता है जिसको हम कनेक्ट करते हैं थ्रू लाइंस। इसलिए यहाँ पे आप लाइंस से इन डॉट्स को कनेक्ट करके एक शेप बनाओगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जो पहाड़ जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट विल बी योर पॉलीगॉन। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। अगर दोनों नंबर्स गिवन है तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 के गिवन है, तो आप इसको नीचे लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, स्टेप्स टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में तो बहुत कॉमन है, जैसे कि आप बार ग्राफ बनाते हो वैसे आप बना दो। नेक्स्ट क्या है, नाउ देयर आर 2 वेज ऑफ क्रिएटिंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तो डिस्क्रीट था, लेकिन जब मेरे पास कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स रहेंगे तो उस केस में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बना सकती हूँ। एक हो सकता है कि आप हिस्टोग्राम का मदद ले लो, एक हो सकता है कि विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। सो देयर आर 2 वेज, टेक अ स्क्रीनशॉट। वन इज विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम एंड अनदर वन इज विदाउट द हेल्प ऑफ एनी हिस्टोग्राम। क्लियर, चलो पहले हम लोग ले लेते हैं भाई, मदद ले लेते हैं हिस्टोग्राम की। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ एन हिस्टोग्राम। So the steps required to construct a frequency polygon in the case of continuous series with the help of a histogram are: create a histogram for the given frequency distribution, connect the midpoints of the tops of the adjacent rectangles of the histogram with a straight line, and close the figure by extending the two ends to the baseline. In order to do so, 2 hypothetical classes from either end would have to be included and each with a 0 frequency. अब देखो सिंपल सी बात है, जो हम एक हिस्टोग्राम बना रहे हैं, आप सभी को पता है हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल्स रहते हैं भाई वो कनेक्टेड रहते हैं। सपोज दिस इज अ हिस्टोग्राम, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जब भी हिस्टोग्राम हम बनाते हैं, इसके ना मिड पॉइंट्स को आप ऐसे करके ना कनेक्ट कर दो। लेकिन पॉलीगॉन का मतलब ही रहता है कि वो कनेक्टेड रहना चाहिए, तो आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के यहाँ पे भी क्लास इंटरवल्स बनानी पड़ेंगे जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 होगी, ताकि आप इसको एक तरीके से क्लोज फिगर बना पाओ। तो ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, द फॉलोइंग इज द एज ऑफ द distribution of the members in a joint family, create a histogram from the data and convert it into frequency polygon. अब देखो यहाँ पे हिस्टोग्राम में अगर हम बात करें, इक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 15, 50 to 60, यानी कुछ भी मुझे एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक नॉर्मल पॉलीगॉन बार ग्राफ की तरह मैं बना लूँगी, ठीक है। अब क्योंकि वो 0 से शुरू हुआ है तो वो डायरेक्टली मेरा कनेक्टेड रहेगा वाई एक्सिस से। तो मैंने क्या किया, पहले ये बना दिया इस तरीके से मेरा पूरा हिस्टोग्राम कैसे बनेगा एक बार फिर से देख लेते हैं। 0 से 10 मेरे पास नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 2, तो मैंने 0 से 10 यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स लिख दिए 2। वहीं पे अगर 10 से 20 है तो मेरे पास नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं 1, तो ये 1 आ गया। उसके बाद है मेरे पास 3, फिर है 4, फिर है मेरे पास 3 और फिर है मेरे पास 2, ठीक है। अब जो मेरे पास एक हिस्टोग्राम, क्योंकि हमें बोला गया था कि हिस्टोग्राम बनाना है, उसके मिडिल पॉइंट्स को हमें कनेक्ट करना है। ये तो मिडिल पॉइंट्स हो गए, तो आपने बोला मैंने कनेक्ट कर दिया, लेकिन
मुझे इसको बंद भी तो करना पड़ेगा, आई विल हैव टू क्लोज द फिगर ना, तभी तो पॉलीगॉन बन पाएगा। तो उसके लिए आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेनी है जहाँ पे आप बोल रहे हो कि आप फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, जो भी यहाँ पे है ना, उसको आप ऐसे नहीं करना है, अब उसको आप ऐसे कर दो, ऐसे ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, मेरी एक नई फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी। 0 है इसलिए वो यहाँ पे टच कर रहा है, राइट। तो ऐसे क्या होगा, आपका एक हिस्टोग्राम भी बन जाएगा प्लस आपका एक पॉलीगॉन भी यहाँ पे पूरा बन जाएगा। सो दिस विल बी माय पॉलीगॉन, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। समझे कि नहीं समझे इस चीज को? डन। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ये हम कैसे बना रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम की मदद से हम बना रहे हैं इसको। अभी हमें ये भी देखना है कि विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, ओके। नाउ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम. So the steps required to construct a frequency polygon in the case of continuous series without the help of a histogram are, because हमें पता है कि histogram सिर्फ continuous series में ही बन सकता है. Now take the midpoints of the x-axis for the class intervals and the y-axis for the frequency. क्योंकि हमें पता है कि y-axis पे हमेशा frequencies आती हैं, तो number of members यहाँ लिख दिए and age हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, प्लॉट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड जॉइन द पॉइंट्स विद अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई ग्राफ व्राफ कुछ मत बनाओ, आप डायरेक्टली क्या करो कि पहले मैंने क्या बोला था कि पहला हमारे पास क्या था भाई, 0 से 10 हमारे पास है 2, है ना। आई थिंक द क्लास इंटरवल हैज चेंज नाउ, है ना। तो 0 से 10, तो 0 से 10 हमने यहाँ पे लिख दिया, सपोज ये 2 है, ये यहाँ पे क्योंकि मिडिल पॉइंट्स में करना है ना। आपको पता है हिस्टोग्राम से मिडिल पॉइंट्स में करते हैं, मिडिल पॉइंट्स में करते हैं। 0 से 10 का मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा 5, 10 से 15 का मिडिल पॉइंट कितना हो जाएगा 15, 20 से 30 का मिडिल पॉइंट कितना हो जाएगा 25। अब क्योंकि मैं एक हिस्टोग्राम नहीं बना रही हूँ तो ये चीज़ में यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मुझसे गलती हो, तो मैं क्या करूँगी, उसी का मिडिल पॉइंट निकालूंगी, जो आपको पता है L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2 करके निकलता है। तो मुझे पता है 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 करूँगी तो मेरे पास कितनी की वैल्यू आ जाएगी, 5 की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे अगर ये वैल्यू निकालनी है, 0 से 10 मेरा ये है, 10 ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा। तो मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में जो 5 है उसकी वैल्यू यहाँ पे है, क्योंकि हिस्टोग्राम में हम लोग ने देखा था कि मिडिल वैल्यू पे हमें लगाना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला क्लास इंटरवल चूज कर लिया है, समझे। देखो मैं इधर बता रही हूँ कि जब मुझे हिस्टोग्राम की मदद से बनाना था तो मैंने डायरेक्टली प्लॉटिंग कर दी, बिकॉज पहले मैंने हिस्टोग्राम्स बनाए और उसके फिर मिडिल वैल्यू को कनेक्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं हिस्टोग्राम नहीं बना रही हूँ तो मुझे पहले जो इसकी मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मिडिल वैल्यू कैसे निकलती है हमारी, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2। सो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 5, 20 और 10 से 20 कितना हो जाएगा 15, सिमिलरली हो जाएगा मेरे पास 25, ये हो जाएगा मेरे पास 35, ये हो जाएगा मेरे पास 45 और ये मेरे पास हो जाएगा 55। इस तरीके से क्या बन जाएगा, मेरी मिडिल वैल्यूज़ बन जाएंगी। कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब जो मैं प्लॉटिंग करूंगी, मैं 5 पे करूंगी 2, 15 पे करूंगी 1 की प्लॉटिंग, 25 पे करूंगी 33 की प्लॉटिंग, 35 पे 4 की, 45 पे 3 की एंड 55 पे 2 की प्लॉटिंग कर दूंगी, राइट। इसलिए जब आप देखोगे जो मेरे क्लास इंटरवल्स आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने 5 पे 2 किया है, 15 पे 1 किया है, 25 पे 3 किया है, 35 पे 4 किया है, 45 पे मैंने 3 किया है, 55 पे 2 किया है। अगेन पॉलीगॉन है, मुझे इसको बंद तो करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से इसको 0 फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट कर दो और यहाँ से इसको 0 फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट कर दो। अब याद रखना हिस्टोग्राम्स हमेशा सेम इंटरवल्स के रहते हैं, हमें जो विड्थ है वो सेम रखनी है, इसलिए आप इसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं करोगे, आपको इसका डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि जो इंटरवल तो 10-10 का चल रहा है ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे -5 पे को लगाना पड़ेगा एंड इसको यहाँ पे 65 पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। समझे कि नहीं समझे इस चीज को, पक्का, ओके।
Clear? Now, assuming that the frequencies are zero, the obtained figure is extended to the base at the both ends by connecting the extreme points to the midpoints of the two hypothetical classes. Hypothetical का मतलब imaginary. So the resulting figure in the case would be same as in the above example. And हमारे पास एक हिस्टोग्राम के बिना भी पॉलीगॉन पूरा का पूरा मेरे पास रेडी होकर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है मेरे पास, तो ये क्लियर हो गया, तो पॉलीगॉन वाला पार्ट अब डन. अब नेक्स्ट जो है मेरे पास दैट इज फ्रीक्वेंसी कर्व, राइट. सो फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ रिजल्ट ऑफ जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद अ स्मूथ कर्व. इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू ए स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व. याद रखना, फ्रीक्वेंसी कर्व को हम लोग स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइटेड है. एंड द फ्रीक्वेंसी कर्व मे नॉट ऑलवेज गो थ्रू ऑल ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बट इट पासेस थ्रू them as closely as possible. एकदम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं जा पाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना पास जा सकता है जो एक पॉलीगॉन हम बनाया उसके हिसाब से हम जा पाएँ. Now, a frequency curve should be careful constructed to avoid sharp edges because ये curve है और curve में sharp edges नहीं होते हैं, right? So that is why you have to remember that. So the curve is drawn freehand in a way that it makes the area covered roughly equal to that of a polygon. यानी जिसको मैं आपको एग्जाम्पल दिखाई देती हूँ पहले, उसके बाद हम देखेंगे. अब जैसे कि यहाँ पे क्या है कि पहले अगर हम बात करते थे, जब पॉलीगॉन की बात कर रहे थे, तो वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे बना था. दिखाई देती हूँ मैं, ये देखो, ये बिल्कुल एकदम ऐसे बना था, बिल्कुल यहाँ पे शार्प एजेस थे. तो यहाँ पे क्या होता है, जब पॉलीगॉन होता है ना, तो शार्प एजेस रहते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लाती हैं लाइंस. लेकिन जब मेरे पास बनता है कर्व तो ये स्मूथ होता है भाई, और अगर स्मूथ होगा तो यहाँ पे नो शार्प एजेस, नो लाइंस. ये दोनों के बीच में अंतर समझना है, बाकी सब सेम है, राइट. तो जैसे कि अगर हम ये वाला पूरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शार्प एजेस देखने को मिल रहे थे, ये लाइंस थी. अब इसकी जगह मैं अगर इसको ऐसे ड्रॉ करती, तो यहाँ पे मैंने एक स्मूथनेस मेंटेन करने की कोशिश करी. मैं ऐसे करके बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ठीक है. तो इसलिए जब भी थोड़ा स्मूथनेस आएगी, सो फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है कि हम लोग स्मूथनेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है. तो जब भी स्मूथनेस आएगी हमारे उस चीज़ में, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाएगा. क्लियर. तो यहाँ पे बिल्कुल भी शार्प एजेस नहीं होने चाहिए, और हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके क्लोजली चीज़ों को लोकेट कर पाएं. एक्यूरेसी नहीं रहेगी, लेकिन हम लोग मैक्सिमम एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे इसके थ्रू. क्लियर. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट. Okay. Done? This curve should begin and stop at the baseline. It is usually extended to the middle point of the class interval outside of the histogram. The total number of frequencies in the whole distribution should be represented by the area under the curve. तो अगर मैंने कुछ ऐसा कर्व बनाया है, तो जब मैं इसको टोटल करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी. क्लियर. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. टेक अ स्क्रीनशॉट. Done? Okay. Steps of frequency curve. So using the given data, create a histogram.
Now determine the midpoints of the upper horizontal side of each rectangle and to create a frequency curve join the midpoints of the adjacent rectangles with the histogram using a smooth free hand. तो जैसे कि क्या हो रहा था ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम लोग जैसे कि अगर ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा हिस्टोग्राम है, ठीक है, तो ये अगर मेरा हिस्टोग्राम है ऐसा, तो हम इसको ज्वाइन करने के लिए ना स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करते थे ऐसे, जैसे कि इसमें मैं आपको बताती हूँ। तो अगर ये मेरे पास एक hopefully these are equal, ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ है, तो ये इसके मिडल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर ये एक पॉलीगॉन होता तो क्या होता भाई, हम इसको ऐसे कनेक्ट करते फिर ऐसे कनेक्ट करते, रुको रुको रुको, ये देखा आप सभी ने, रुको मैं इसको साइड ही कर देती हूँ ताकि आपको ना ये सब चीज़ें दिख पाएँ अच्छे से। तो इसको अपन कर देते हैं थोड़ा सा इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये वाला जो पूरा पॉइंट है हमारे पास, इसको लेके चल, अरे ये भी आ गए क्या, वेट वेट वेट, तो इसको अपन थोड़ा छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको लेके आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से भी अपन इसको ये कर देते हैं, और ये अपन लेके चलते हैं यहाँ, ताकि आप लोग को दिखना भी तो चाहिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये लो, तो अगर ये एक पॉलीगॉन है तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँगी, अरे कलर नहीं लिया हमने दूसरा, चलो रेडी, चलो, तो पहले हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, फिर इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, फिर ऐसे कनेक्ट करेंगे, फिर ऐसे कनेक्ट करेंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे और ये यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरा एक इस तरीके से पॉलीगॉन बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, शार्प एजेस का मैंने यूज़ किया है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ठीक है, अब सेम चीज़ है कि मेरे को अब बनाना है फ्रीक्वेंसी कर्व सपोज, तो क्या करेंगे अपन, फिर से बनाएंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। लेट्स टेक सम अदर कलर टू मेक द बॉक्सेस, तो ये कुछ इस तरीके से बनाएंगे, लाइक दिस। अपनी कॉपीज़ में भी सबको ये बनाना है, ठीक है, ड्राइंग नहीं बना रहे हैं अपन यहाँ बैठे बैठे। चलो अब इसके मिडल पॉइंट्स देखो जल्दी से, एक ये है, एक ये है, ये है और ये है, ठीक है। अब क्या बनाना है, मुझे बनाना है कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व, तो मैं कुछ इस तरीके से बना दूंगी। ये बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कर्व। तो ये मेरे पास क्या था, फ्रीक्वेंसी कर्व था। अगेन यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग, ठीक है, यहाँ पे आप पूरा मेंशन करो इसको, ये 0 हो जाएगा, ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है। तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व है, दोनों में ही मैंने हिस्टोग्राम का यूज़ किया है। हिस्टोग्राम हमेशा कंटिन्यूस में चलता है और उसकी जो वृत्त है वो बिल्कुल सेम रहती है, समझे इस चीज़ को। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ फास्ट। सो होपफुली आपको जो दोनों के बीच का डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वो आपको क्लियर हो गया होगा अब, है ना। अब जो मेरे पास कहानी आ रही है तो ये समझ आया ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगा, फाइन। क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली अब। ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है और मेरे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है। क्लास इंटरवल्स मेरे पास x एक्सिस पे आएंगे, फ्रीक्वेंसी मेरा y एक्सिस पे आएगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रीक्वेंसीज और यहाँ पे मैंने लिखा क्लास इंटरवल्स, और मेरा जो क्लास इंटरवल्स था वो कैसे गिवन है, 0 से 5, ओके।
तो 0 to 5, 5 to 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 to 25 एंड 30 until 35 तक हमने बनाया है। क्लास इंटरवल्स हमेशा सेम रहते हैं क्योंकि हिस्टोग्राम की बात हो रही है। अब मैं मार्किंग करती हूँ। 0 से लेके 5 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास? 5। 5 to 10 मेरे पास है 12। सिमिलरली मेरे पास सपोज 16 हो गया, ये 21 के ऊपर हो गया, ये मेरे पास 20 हो गया और ये मेरे पास 15 हो गया। इस तरीके से मैंने अपना हिस्टोग्राम बना दिया। अब आपको क्या करना है? इसके मिड पॉइंट्स को लोकेट करना है और उसके बाद क्या करना है? आपको अपना कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इनको ऐसे ऐसे करके ज्वाइन करते चले जाना है और बिल्कुल फ्री हैंड, कोई स्केल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाएगा। क्या इतनी बात मुझे समझ आ गई सभी को? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है सबको ये वाली बात? फाइन स्टूडेंट्स, ओके। Now frequency curve. So when the vertices of frequency polygon are joined by the smooth curve, the resulting figure is known as frequency curve. It is also known as smooth frequency curve, and frequency curve may not necessarily pass through all the points of the frequency polygon, but it passes through them as closely as possible. Clear? And the curve is made from freehand manner, जो already हम देख चुके हैं. Clear? So what is the difference between the two? The only difference between the two is that the case of the frequency polygon, the points are joined by a straight lines, whereas frequency curve, it is joined by the freehand curve. Clear? समझे? Take a screenshot now. समझे इस चीज को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का आगे बढ़ें। अगेन वो पूरी चीज़ें आपको समझा रहे हैं, जो पूरे उसके पॉइंटर्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन और आई विल नॉट रीड इट अगेन। मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, फ्री हैंड कर्व बनाना है, ये सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, है ना? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें अब। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम रहता है हिस्टोग्राम को बनाना, उसके बाद उसके मिड पॉइंट्स को बनाना, मिड पॉइंट्स के उसके ऊपर डॉट बनाना, डॉट को फिर कनेक्ट करना, फ्री हैंड से कर्व करना, इसलिए वो मेरे पास क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाएगा, जो कि मेरे पास क्या है? बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा। क्लियर? एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। नाउ ड्रॉ फ्री फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 50 to 60। मेरे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है, इक्वल क्लास इंटरवल्स हैं, कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसीज मुझे गिवन है। फ्रीक्वेंसी हमेशा मेरे पास कौन से एक्सिस पे आती है? वाई एक्सिस पे। उसके अपोजिट जो भी गिवन है वो कहाँ आ जाएगा? एक्स एक्सिस पे। तो ये वाई एक्सिस पे आएगा, ये एक्स एक्सिस पे आएगा। आई थिंक इसमें तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या करना है? सिंपल सी बात है, इसको आपको प्लॉट करना है। सबसे पहले आप क्या बना लोगे? यहाँ पे हिस्टोग्राम आप बना लोगे कि 0 से 10 मेरे पास कितना है? 0 से 10 मेरे पास कितना है? 4 है। 0 से 10 मेरे पास 4 है। उसके बाद 10 से 20 मेरे पास कितना आ गया? 10 है। देन वी हैव 20 to 30 में मेरे पास कितना आ जाएगा? 15 है। उसके बाद मेरे पास 30 to 40 मेरे पास 18 आ रहा है, एंड उसके अलावा मेरे पास आ रहा है 40 to 50 20 है, एंड उसके बाद है 60। ये बना लिया। हिस्टोग्राम जैसे ही बन जाएगा, मिडिल पॉइंट्स देखो एंड उसको कनेक्ट करते चले जाओ फ्री हैंड कर्व से। जो बच जाए उसको ऐसे करके कनेक्ट कर दो। समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? हिस्टोग्राम की मदद से हमने फ्रीक्वेंसी कर्व को बना दिया। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीन चार क्वेश्चंस करोगे, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी कैसे क्वेश्चंस को करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट जो मेरे पास मेथड है जो हमें अच्छे से डिस्कस करना है, वो है हमारे पास ओगिफ वाला। ओगिफ कर्व, जैसे कि आपको पता है, इसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। So a method of presenting data in a form of graphs that provides a quick and a easier way to understand the trends of the given set of data is known as graphic presentation. तो graphic presentation क्या होता है? एक वो presentation है जो बहुत ज़्यादा quick और easy तरीके से trends को समझा देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? graphic presentation बोलते हैं।
The two types of graphs that through which a given set of data can be presented are frequency distribution and time series. And the four most common under frequency distribution are line frequency graph, histogram, frequency polygon and frequency curve. ये सारे हमने कर लिए हैं. लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व हम इससे पहले वाले सेशन में कर चुके थे, हिस्टोग्राम भी पहले वाले सेशन में हो गया था. आज हमने कर लिया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व के बीच का डिफरेंस. बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है, ये पूरी स्लाइड मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाई है. अब इसी के कंटिन्यूशन में जो लास्ट हमारे पास बच रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स में है, वो है मेरे पास ओगेव, जिसको अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं. उससे पहले आप इसके ओवरव्यू को एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन. ओके, सो व्हाट इज ओगेव? ओगेव को हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं. So an OGIF or a cumulative frequency curve is a curve of a data set obtained by an individual through the representation of cumulative frequency distribution on the graph. As there are two types of cumulative frequency distribution, less than and more than. ठीक है, and we are going to study कि किस तरीके से OGIF को हम लोग less than में बना सकते हैं और more than में बना सकते हैं. अगर आपको याद है तो हम लोग less than और मोर देन ऐसे कर्व बनाते थे, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते थे वहाँ वाले पॉइंट को हम लोग मीडियन बोल देते थे. याद है, हमने इसको बनाना सीखा था. अब मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर्स नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, बट आज हम इसको जब सिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा. क्लियर? तो दो तरीके के ओगिव्स होंगे हमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हमें पढ़ने हैं. एक है हमारे पास लेस देन और एक है हमारे पास मोर देन ओगिव वाला. ठीक है, सो लेस देन ओगिव करके अगर हम बात करें, द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ लेस देन ओगिव ग्राफ आर एज फॉलोज. पहला क्या है? टू प्रेजेंट अ लेस देन ओगिव ग्राफ एंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल्स टू द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास. अब देखो ये सारे हम आपको स्टेप्स पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ने वाला, तो डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते हुए हम करने वाले हैं. फिर मैं आपको वापस इधर स्टेप्स पे लेके आऊंगी और फिर मैं आपसे कनेक्ट करूंगी. हमारे पास क्या गिवन है? ड्रॉ लेस देन ओगिव कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. क्योंकि हमारे जो ओगिव कर्व का नाम है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं. तो लेस देन कैसे बनेगा? सबसे पहले क्लास इंटरवल देख ली, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन क्या है, फिर उसको कनेक्ट करके हम लोग करेंगे जल्दी से. डन. चलो, तो सबसे पहले लेस देन क्या, मोर देन किससे होगा? मोर देन 10, मोर देन 20, तभी तो इससे मोर निकल के आ पाएगा. लेस किससे होता है? हम इधर से लेस से कंपेयर करते हैं. सो दैट इज वाई अगर मैं लेस देन बोल रही हूँ तो लेस देन क्या हो जाएगा? लेस देन 20, लेस देन 30. इस तरीके से आपके क्लास इंटरवल्स बनेंगे. कैसे बनेंगे? लेस देन 20 या लेस देन 30, लेस देन 40, ऐसे आपके बनेंगे लेस देन वाली पूरी सीरीज. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80. अब आपको पता है फ्रीक्वेंसीज आपको ऑलरेडी गिवन है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मुझे डेटा गिवन है, तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप सभी को पता है कि एडिशन की बात होती है, जिगजैग जिगजैग करके एडिशन करते हैं ना. अब देखो लेस देन 20 कितने हमारे पास हैं? 6 लोग हैं. लेकिन लेस देन 30 अगर मैं आपसे पूछूं, मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि ठीक है भाई मुझे बताओ 10 से लेके 20 तक कितनों के नंबर आए हैं, तो हमने 6 बच्चों ने हाथ उठाया, तो मैंने बोला 6 बच्चों के 10 से लेके 20 तक मार्क्स आए हैं. अब मैं पूछूंगी कि मुझे बताओ किसके 10 से लेके 30 तक मार्क्स आए हैं, 10 से लेके 30 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए? तो ये 6 भी हाथ उठाएंगे और ये भी हाथ उठाएंगे, है ना. तो अगर मैं बोलूँ सेम चीज़ को अलग तरीके से बोलूँ कि भाई लेस देन 30 किसके आए हैं, तो भी तो 10 बच्चे हाथ उठाएंगे. इसलिए लेस देन में जब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बनाते हैं हम एडिशन कर रहे हैं. मतलब पहला तो 6 आ जाएगा. अब लेस देन 30 कितना हो जाएगा? ये 4 भी आएंगे और ये 6 भी आएगा, इसलिए 6 + 4 कितना हो जाएगा? मेरे पास 10 की वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली अगर मुझे लेस देन 40 का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा? लेस देन 40 है तो मेरे पास क्या होगा? ये तीनों प्लस होंगे, 6b, 4b, 5b. अगर सिंपल सी बात है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि लेस देन 60 कितने लोग हैं, तो ये सब ऐड होंगे. अगर मैं पूछ रही हूँ लेस देन 70 कितने ऐड है, तो ये सब ऐड होंगे, और लेस देन 80 होगा तो ये सब ऐड होंगे. ये आपको समझना है.
क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि भाई इससे कम और कितने लोग हैं। तो भाई 50 से कम कितने नंबर के कितने लोगों के मार्क्स आए, तो ये 5 + 15 + 4 + 6 ये सब होगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 30। क्लियर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। तो जो 6 + 4 कर देंगे तो हो गया 10, 10 + 15 कर देंगे तो हो गया 25, 25 + 5 कर देंगे तो हो गया 30, 30 + 8 कर दिया तो 38, 38 + 7 मैंने कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 45, एंड 45 + 5 कर दिया तो आ गया मेरे पास 50। और क्वेश्चन में क्या गिवन था कि मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, और आपको पता है कि हमारे पास जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और टोटल फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम आती है। जब हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स को सॉल्व किया है मीन मीडियन मोड, उसमें मैंने आपको कितनी बार बताया है, राइट। तो ये चीज़ निकालना है पहले। ये अगर टेबल बनाना आ गया तो समझ लीजिए कि आपने बना लिया है पूरा का पूरा ओगिव। लेकिन अगर आप ये नहीं बना पाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। समझिए इस चीज़ को। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Done? Now we are going to plot these values of cumulative frequency on the graph. अब देखो सिंपल सी बात है, या तो लेस देन 20 है, तो आपको मैंने इससे पहले जब मैं आपको लाइन ग्राफ्स के बारे में बता रही थी, मैंने आपको किंग्ड शेप कर्व के बारे में बताया था कि जब भी हम लोग डायरेक्टली शुरू नहीं कर पाते, लेस देन 20 कितना लेस देन हमें नहीं समझ में आ रहा, तो अब इस तरीके से किंग्ड शेप बना सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर जो है, क्योंकि हमें पता है ग्राफ कैसा रहता है। ये जो ग्राफ आपको गिवन है ये हम इसको बोल रहे हैं ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का ग्राफ है। तो ये 1 सेंटीमीटर आपने कितना लिया है, बिकॉज यहाँ पे जो गैप है ये कितने का है, यहाँ पे जो गैप है ये तो 10-10 का गैप है, और यहाँ पे गैप 20 का है। तो ये तो अनफेयर है ना, तो ताकि अनफेयर ना हो हम लोग ये किंग्ड शेप्ड करके वैसे बना देते, ठीक है। ओके, तो 1 सेंटीमीटर मैंने अपने इधर लिया है 10 मार्क्स का, एंड 1 सेंटीमीटर हमने लिया है 10 स्टूडेंट्स का। क्लियर, समझ गए इस चीज़ को। तो सबसे पहले आपको देखना है कि लेस देन 20 कितने बच्चों के भाई, तो हमने बोला 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपने मार्क कर दिया 6। लेस देन 30 किसके आए हैं, लेस देन 30 हैं 10 बच्चे, तो आपने लिख दिया 10 यहाँ पे। लेस देन 40 कितने बच्चों के हैं, वो है 25, तो आपने यहाँ पे 25 मार्क कर दिया। लेस देन 50 है 30, तो आपने 30 कर दिया। फिर लेस देन 60 हमारे पास 38 है, ठीक है। फिर लेस देन 70 मेरे पास 45 है, एंड लेस देन 80 मेरे पास 50 है। तो ये मैंने डॉट कर दिया। अब इसी को मुझे ऐसे करके बना देना है। यहाँ पे भी फ्री हैंड मुझे जोड़ने की ज़रूरत है, स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं, और कर्व हमारा फ्री फ्लो रहता है। सो दैट इज़ वाई ये कैसे बन गया हमारा, ये बन गया हमारे पास लेस देन ओगिव कर्व। क्लियर। तो आपको क्या समझ आया कि जब भी हम लोग ओगिव की बात कर रहे हैं, ये दो तरीके से बनता है। एक होता है मेरे पास लेस देन, और एक होता है स्टूडेंट्स मेरे पास मोर देन ओगिव कर्व, ठीक है। जो मेरा लेस देन ओगिव कर्व है वो कुछ इस तरीके से मेरा जाता है, और याद रखना है कि लेस देन है तो उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन किया जाता है, ठीक है। ओके, समझे इस चीज को। यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये क्या होता है, ये होता है मेरे पास किंग्ड शेप्ड। इसका मतलब क्या है, जब आप जो क्लास इंटरवल्स यहाँ पे ले रहे हो और इसका बीच का गैप इक्वल नहीं रहता, तो आप इस तरीके से शेप को बना सकते हो, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ है गलत नहीं होगा। समझिए इस चीज को। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास सिमिलरली, हाँ मैं आपको ये बोलती हूँ स्टेप्स अब देख लेते हैं। पहला क्या होता है, टू प्रेजेंट अ लेस देन ओगिव ग्राफ एट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, यानी जो पहले क्लास इंटरवल्स हैं, है ना। इसलिए हमने यहाँ पे देखा था कि अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मैं पहले वाली की फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनानी है हमें, या फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, आफ्टर दैट
plot the less than cumulative frequency on the y-axis and the upper limit on the x-axis. In the last step, join these points by a smooth freehand curve, which is the resulting less than O-give curve. A less than O-give curve is an increasing curve that slopes upward from left to right. ये important property है कि जब भी हम less than बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा. मोर देन अभी बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा. इसलिए जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते थे वो मेरे पास मीडियन बन जाता था. क्लियर? तो ये वाली लाइन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी कि जब भी मैं बनाऊंगी अपना लेस देन कर्व तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. डन. नाउ इसका एग्जाम्पल देख लिया था. अब मोर देन बनाए. सिमिलर है, डोंट वरी. ड्रॉ मोर देन O-give curve फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास. अब क्या हो जाएगा, सेम चीज मुझे मोर देन बनाना है. मोर देन कैसे होता है, वो हमारा लोअर लिमिट से चलेगा. तो मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन हमारा ऐसा होएगा. राइट? सो दैट इज वाई हमारा क्या होगा, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50. अब वहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी मैं अपनी पुरानी फ्रीक्वेंसीज को वहाँ पे ऐड कर रही थी. राइट? अब लेकिन जब मोर देन होता है ना तो सेम चीज़ को हमें नीचे से फॉलो करना रहता है. जैसे कि आपको पता है लेस देन में क्या हो रहा था, मैं यहाँ ऊपर से इसको फॉलो करते हुए आ रही थी, लेकिन जब मेरा मोर देन होगा तो मुझे नीचे से फॉलो करना रहेगा. नीचे से कैसे फॉलो करेंगे अभी बता रहे हैं. अगर मैं बात कर रही हूँ भाई 70 से ज़्यादा मार्क्स किसके आए हैं, सो मोर देन 70 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं भाई 70 से ज़्यादा तो 5 लोग के आए हैं. ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि भाई 60 से ज़्यादा कितने बच्चों के आए, तो मैंने बोला ये 7 बच्चों के भी आए प्लस ये 5 बच्चों के भी आए, तो मेरे पास टोटल कितने का हो जाएगा 13, सॉरी 12 होगा ये वाला तो अपना, है ना. यस. तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब हम लोग यहाँ पे ऐड करते तो क्वेश्चन ऐसे देखो कि भाई मोर देन 50 किस किस का होगा, 8 + 7 + 5, तो बेसिकली आपका कितना हो जाएगा 20. मोर देन 40 किस किस का होगा, तो ये सारे बच्चों का मोर देन 40 हो जाएगा. किस किस का मोर देन 40 कितने लोगों ने, 5 + 8 + 7 + 5, है ना. तो इस तरीके से हमें एडिशन करना पड़ेगा. तो मोर देन में उल्टा चलना पड़ेगा कि मोर देन 70 कितने हैं 5, मोर देन 60 कितना हो जाएगा 7 + 5, मोर देन 50 कितना हो जाएगा 8 + 7 + 5, मोर देन 40 क्या हो जाएगा 5 + 8 + 7 + 5, मोर देन 30 कितना हो जाएगा 5 + 15 + 8 + 7 + 5, मोर देन 20 कितने हैं, ये सारे हैं, एंड मोर देन 10 क्या है, ये सारे हो जाएंगे. तो लेस देन में क्या हो रहा था कि मैं ऊपर से जा रही थी और मोर देन में नीचे से मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है. सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी सब आपका लगभग सेम है. राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. क्या ये चीज़ हमें समझ में आई? इसलिए ना थोड़ा लेस देन मोर देन में काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे चीज़ों को बनाना है, कैसे करना है, एकदम से क्लैरिटी उनके दिमाग में नहीं आ पाती है ना. तो घबराना नहीं है, बता रहे हर एक चीज़ यहाँ पे आपको. समझे? क्लियर है? तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा था, लेस देन में मैं आगे बढ़ रही थी तो मैं पीछे वाले को ऐड कर रही थी. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे से हमें आगे बढ़ते हुए ऐड करना है. ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैंने लेस देन कर्व बनाया था सिमिलरली मेरा मोर देन कर्व भी बन जाएगा. कैसे बनेगा, ऐसा. क्या होगा कि सबसे पहले तो मैं देखूंगी मोर देन 10, यानी 10 तक की अगर वैल्यू देखूँ तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है भाई 50, मोर देन 20 इतने, मोर देन 30 इतना, मोर देन 40 इतना. मतलब ये देखना है मुझे मोर देन 50 कितना है मेरे पास 20, तो मैंने यहाँ पे कितना मार्क कर दिया 20. अगर मैं बोल रही हूँ मोर देन 60 है मेरे पास 12, तो यहाँ पे 12, और मोर देन 70 कितना है 5, तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया. तो इसका जो कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है राइट टू लेफ्ट, और लेस देन का कुछ इस तरीके से जा रहा था. ये डिफरेंस है दोनों के बीच में. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट.
समझे दोनों के बीच का डिफरेंस कि नहीं? अगेन आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब भी हम लोग स्केल बनाते हैं उसका ध्यान रखना है कि ये लिखना है y एक्सिस, x एक्सिस के बारे में, उसमें नीचे क्या लिख रहे हो, हर एक चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी स्टैटिस्टिक्स में। क्लियर? समझे? तो जब हम बात करते हैं, ये हमारा लेस देन हो गया। सिमिलरली अगर मुझे मोर देन कर्व बनाना है तो वो कैसा बनेगा मेरा? कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये क्या होगा मेरे पास? मोर देन ओगिव कर्व। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में? ओके, you can let me know in the comment section whatever issues you are facing. ठीक है, in the classes you can let me know. तो बस बढ़िया है। Now both the less than and the more than curve can be plotted in the same graph and the point at which these two curve intersect वो median बन जाता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ। राइट? ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास। नाउ हमें साथ में ड्रॉ करना है लेस देन मोर देन ओगिव कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, मार्क्स है मेरे पास 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 टू 60, 60 टू 70 एंड 70 टू 80 गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास हैं 6, 4, 15, 5, 8, 7 एंड 5। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? लेस देन 20, 30, 40, 50 एंड यहाँ पे बनाना पड़ेगा मोर देन 10, 20, 30, 40, ऐसे करके आपको बनाना रहेगा। तो सबसे पहले आप इसको बनाने की पूरी कोशिश करिए, उसके बाद हम आपकी ऑलरेडी हेल्प करने के लिए यहाँ बैठे ही हैं, बट फर्स्ट यू विल हैव टू गिव इट अ ट्राई। चलो जल्दी से कोशिश करेंगे सभी, फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन। करें कोशिश। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या बनना पड़ेगा? टेबल बनाना रहेगा लेस देन और मोर देन का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लेस देन, अगर हम लोग पहले फ्रीक्वेंसी में लिख देती हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए, है ना, जो एक फ्रीक्वेंसी का मैं बार बना ही देती हूँ तो अपन को ना कैलकुलेट करने में आसानी रहेगा। ये फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, 6, 4, 15 याद रख लेना थोड़ा। 6, 4, 15, 6, 4, 15, 5, 8, 7, 5। ओके, अगर मैं बना रही हूँ लेस देन 20 तो मुझे पता है कि लेस देन 20 कितने हैं भाई? पहले 6 लोग हैं। अगर मुझे लेस देन 30 करना है तो कितना हो जाएगा? 6 + 4, तो मेरे पास आ गया 10, क्योंकि उसमें ऐड करते हैं ना, जैसे कि 6 है तो ये 6 + 4 हो गया 10। फिर क्या हो जाएगा? 10 + 20, और फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है? 10 + 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 15, 25 हो जाएगा। फिर 25 + 5 कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 30 की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर मैं 30 में +8 कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 38। फिर 38 में जब मैं 7 को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास कितनी की वैल्यू आ जाएगी? 45 की। एंड 45 में 5 की वैल्यू को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा भाई 50। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया है? लेस देन बन गया है। मोर देन बनाना है तो कैसे होगा? अब मोर देन 10 है तो ऊपर इधर से उल्टा चलेंगे। ठीक है, मोर देन 70, यहाँ 5 का 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मोर देन अगर मैं बात कर रही हूँ 60 का तो 5 और प्लस मेरा कितना हो जाएगा? 7, तो कितना हो गया? 12। अब मैं मोर देन 50 बोल रही हूँ तो ये मैं तीनों को ऐड कर दूंगी, यानी 5 + 12 प्लस मेरा कितना हो जाएगा एक तरीके से 8, तो मेरे पास कितना आ गया? 20। 20 + 5 करूँगी 25 हो जाएगा। 25 + 15 करूँगी मेरे पास कितना आ जाएगा? 40 की वैल्यू आ जाएगी। 40 प्लस में 5 कर दूंगी तो मेरे पास वैल्यू यहाँ पे कितनी की आ जाएगी? अगेन 45 प्लस में 5 कर दूंगी तो मेरे पास वैल्यू कितनी की आ जाएगी? 50 की। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन ही हमने इससे पहले किया था। तो इस तरीके से मेरा लेस देन और मेरा मोर देन दोनों बन के हो जाएंगे बिल्कुल रेडी। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक लेस देन है और एक दिन हमारा मोर देन है। क्लियर? अब जब मेरा ये रेडी हो गया है बन के, अब मुझे कुछ नहीं करना है,
मैं लेस देन कर्व बनाऊंगी और मैं मोर देन कर्व बनाऊंगी। लेस देन कर्व कैसा रहता है हमारे पास, ये ऊपर की तरफ जाता है, और जो मोर देन कर्व रहता है वो नीचे की तरफ आता है ना। तो इसको बना के देख लेते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ में सबसे पहले मैं बनाऊंगी लेस देन कर्व जो मेरा ये वाला है, और मोर देन कर्व जो मेरा ये वाला है। मोर देन कर्व हमेशा मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेस देन ओवर कर्व मेरा अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। जहां पे ये दोनों स्टूडेंट्स इंटरसेक्ट करते हैं, wherever these two points intersect, उसको हम नीचे लेके आएंगे, तो वो जो हमारा एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू दिख रही है ये क्या हो जाएगा, मतलब ये जो 40 है वो मेरा मीडियन हो जाएगा। ये क्या हो जाता है मेरे पास, मीडियन हो जाता है। सो व्हेनेवर दीज टू पॉइंट इंटरसेक्ट, वो पॉइंट क्या कहलाता है, मीडियन। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। डन। अगेन यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग, है ना, कि लेस देन ओ गिव कौन सा है, मोर देन कौन सा है, स्केल मेंशन करना पड़ेगा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, एंड ऊपर आपको ये भी लिखना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर? ओके। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का सेशन, जहाँ पे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या रहता है, एंड हमारा ओगिव कर्व किस तरीके से बनता है, जिसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। उसमें लेस देन एंड मोर देन पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। सो विद दिस हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो चार्ट्स रहते हैं उनको कंप्लीट कर लिया, जिसमें हिस्टोग्राम भी पढ़ा, लाइन ग्राफ्स के बारे में पढ़ा, पॉलीगॉन, कर्व, एंड साथ में हमने ओगिव के बारे में पढ़ा है। तो ये पूरे 5 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए हैं। आने वाले सेशंस में टाइम सीरीज को हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का। आपको कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं वो है हमारे पास दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। राइट, सो ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।